हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं पुनः अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। खूब पढ़ो यारो। आपके मम्मी पापा को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को कभी मत तोड़ना। आप मेहनत कीजिएगा। प्यारे साथियों, आज हम एक न्यू कंटेंट के साथ यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बीएससी और एमएससी नेट वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्हेनियस इक्वेशन। प्यारे साथियों, आर्हेनियस जो इक्वेशन है इसको हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आर्हेनियस जो इक्वेशन होता है ये क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि कौन से जो मॉलिक्यूल हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो इस आधार पे प्यारे साथियों, मॉलिक्यूल जो है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक्टिव मॉलिक्यूल, एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है और एक होता है पैसिव मॉलिक्यूल। तो प्यारे साथियों, एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? एक्टिव मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो यहां से एक्टिव मॉलिक्यूल में आप कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें यहां पे पैसिव मॉलिक्यूल की कि पैसिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो पैसिव मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे साथियों, मॉलिक्यूल जो हैं ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल। एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पैसिव मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपकी जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इस आर्हेनियस इक्वेशन में एक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है वो रिवर्सिबल होता है। एक्टिव जो मॉलिक्यूल होता है ये रिवर्सिबल कंडीशन में होता है इसके साथ पैसिव मॉलिक्यूल के साथ। ये ध्यान रखेंगे आप, एक्टिव मॉलिक्यूल रिवर्सिबल यहां पे पाया जाता है पैसिव मॉलिक्यूल के साथ। ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल जो हैं इनमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां पे पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? तो मॉलिक्यूल दो प्रकार की होंगी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होंगी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पैसिव मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये दोनों जो होते हैं ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से आप क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि सभी रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं प्यारे साथियों? रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं
क्या डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं? तो प्यारे साथियों, हमेशा रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। रिएक्टेंट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। तो इससे पहले यहाँ पे एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किससे गुजरना होगा प्यारे साथियों? ट्रांजिशन जो स्टेट है उससे गुजरना होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि ट्रांजिशन जो स्टेट होती है वो एक अनस्टेबल अनस्टेबल अस्थायी अवस्था होती है। ट्रांजिशन जो स्टेट होती है ये एक अस्थायी अवस्था होती है। और अस्थायी जो अवस्था है प्यारे साथियों ये कहां पे स्थित होती है? एनर्जी जो बैरियर होता है, एनर्जी जो बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर को हिंदी में हम कहते हैं ऊर्जा अवरोध। ट्रांजिशन जो स्टेट होती है प्यारे साथियों एक अस्थायी अवस्था होती है। और अस्थायी जो अवस्था है ये ऊर्जा जो एनर्जी जो बैरियर होता है, ऊर्जा जो अवरोध होता है उसके शिखर पे यह पाई जाती है। अब ये अस्थायी जो अवस्था है प्यारे साथियों ये किस में कन्वर्ट होगी? यहां से प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होगी। और प्रोडक्ट में ये कब कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगी? जब यहां से ट्रांजिशन जो स्टेट है ये या तो इसके इक्वल एनर्जी ग्रहण करी, एक्टिवेशन एनर्जी, या तो एक्टिवेशन जो आपकी एनर्जी है उसके इक्वल यहाँ पे एनर्जी ग्रहण करे, या ग्रेटर देन एक्टिवेशन जो एनर्जी है उससे अधिक एनर्जी यदि यहां से ग्रहण करती है तो यहां से ये जो आपका संक्रमण जो अवस्था ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है ये किसमें कन्वर्ट होगी? प्रोडक्ट में। तो यहां से नेक्स्ट आप यही बताएंगे कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने से पहले वो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। ट्रांजिशन स्टेट प्यारे साथियों एक अस्थायी अवस्था होती है, अनस्टेबल स्टेज होती है। और अनस्टेबल जो स्टेज होती है ये यहाँ पे कहाँ स्थित रहती है? ऊर्जा जो अवरोध होता है, ऊर्जा अवरोध के शिखर पर, एनर्जी जो बैरियर होता है, ऊर्जा अवरोध जो होता है उस पर स्थित होती है। अब ये स्टेबल जो अवस्था है प्रोडक्ट इसका फॉर्मेशन कब करेगी? जब या तो ये एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसकी इक्वल एनर्जी ग्रहण करेगी या उससे अधिक एनर्जी ग्रहण करेगी, तभी जो है आपका ट्रांजिशन जो स्टेट है वो किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। प्यारे साथियों, आरएनएस जो इक्वेशन है इसकी सहायता से हम जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का जो वेग है उसको, अभिक्रिया वेग पर जो ताप का प्रभाव है उसको हम इजीली यहां पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आर्हेनियस जो इक्वेशन है वो अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग पर ताप का जो प्रभाव है उसको एक्सप्लेन करता है। तो प्यारे साथियों, आर्हेनियस जो इक्वेशन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। वी टेक ए एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल reaction. We take a example of reversible reaction. Explain. आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस जो इक्वेशन है प्यारे साथियों उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं। तो देखिए इसका मैथमेटिकल रूप क्या होता है प्यारे साथियों। साथियों इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए प्लस बी ये रिवर्सिबल है सी प्लस डी। यहाँ पे हमने K1 लिया, ये आपका K2 हमने लिया। इसके बाद में यहाँ पे रेट जो होगा वो RF हुआ और ये RB हुआ। प्यारे साथियों ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये आपका प्रोडक्ट हुआ।
तो आर्हेनियस जो इक्वेशन, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन का उदाहरण लिया प्यारे साथियों। ए प्लस बी रिएक्टेंट है यहाँ पे और सी प्लस डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ए प्लस बी जो है आपस में रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद सी प्लस डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। अब प्यारे साथियों, मास एक्शन लॉ क्या कहता है? मास एक्शन लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का जो वेग है क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो यहां से हम आरएफ लिख सकते हैं प्यारे साथियों, आरएफ प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। आरएफ इक्वल टू यहाँ पे K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ, इक्वेशन नंबर ये आपका 1 हो गया। इसी प्रकार से हम आरबी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आरबी प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। प्रोपोर्शनल को हम हटा लेते हैं, आरबी इक्वल टू यहाँ पे K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे मास एक्शन जो लो था प्यारे साथियों, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर एफ और आरबी निकाला। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, आर एफ क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हिंदी में हम कहते हैं अग्र अभिक्रिया का वेग। आरबी यहाँ पे क्या कहलाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश्य अभिक्रिया का वेग। क्लियर है? यहाँ पे दोनों आप यहां से बता सकते हैं कि आर एफ यहाँ पे अग्र अभिक्रिया का वेग कहलाता है और आरबी यहाँ पे पश्य अभिक्रिया का वेग कहलाता है। प्यारे साथियों, केवन यहाँ पे अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है और K2 यहाँ पे क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पश्य अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने आर्हेनियस जो इक्वेशन था उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्यारी साथियों एक रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल हमने लिया। ए प्लस बी यहाँ पे क्रिया कारक अणु है जो आपस में रिएक्ट होकर सी प्लस डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आर एफ यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। K1 यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और K2 यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अभिक्रिया का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ बैकवर्ड का मतलब होता है पश्य अभिक्रिया का वेग, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है पश्य अभिक्रिया वेग स्थिरांक। मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर करता है। तो यहां से हमने आर एफ का मान प्रोपोर्शनल ए और बी, आर एफ बराबर हो गया K1 ए और बी, आर बी बराबर हो गया K2 सी और डी। अब यहां से देखिए साम्य की स्थिति आती है और साम्य की जो अवस्था होती है उस पर क्या होता है प्यारे साथियों? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन साम्य अवस्था पे क्या होता है? अग्र अभिक्रिया का जो वेग होता है वो पश्य अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है। आर एफ का जो मान है वो आर बी के बराबर हो जाता है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कह सकते हैं यहां से कि इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था वो क्या था आपका? आर एफ प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहां से K1 था आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये बराबर होगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहां से आप लिख सकते हैं K2 को मैं यहां से नीचे ले लूंगा तो ये K1 अपॉन K2 हो गया बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर है प्यारे साथियों यहां तक? इसके बाद देखिएगा यहां से K1 बाई K2, K1 बाई K2 यहाँ पे रेट कांस्टेंट का अनुपात है। इसको मैं एक नया कांस्टेंट ले लेता हूं K। तो यहां से हम लिख सकते हैं
के का मान बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि के का जो मान होगा ये बराबर होगा K1 अपॉन K2। क्लियर है? ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो के का जो मान है ये बराबर हो गया K1 अपॉन K2 के। इसके बाद में देखिए वन हाफ इक्वेशन से हम आर्हेनियस इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां से आप इसको समझा सकते हो अकॉर्डिंग टू वन हाफ इक्वेशन वी नो दैट वन हाफ इक्वेशन से हम जानते हैं कि वन हाफ इक्वेशन क्या कहती है प्यारे साथियों। वन हाफ इक्वेशन ये कहती है कि डी एल एन के बाई डी टी का जो मान है ये बराबर होता है डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर के। डी एल एन के बाई डी टी का मान बराबर होता है डेल ई अपॉन आर टी स्क्वायर। आपको पता है प्यारे साथियों यहाँ पे जो है के का मान अभी हमने बताया कि के का जो मान है बराबर है K1 अपॉन K2। अभी हमने माना कि के का जो मान है के का जो मान है वो बराबर है K1 बाई K2। और आप सभी को पता है डेली ऊर्जा अंतराल होता है और ऊर्जा अंतराल को हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1। तो यहां से देखिएगा प्यारे साथियों ये समीकरण क्या हो जाएगा डी एल एन K1 बाई K2 अपॉन यहां से dt हो गया बराबर होगा E2 माइनस E1 और ये अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ये यहां से लिख सकते हैं हम डी एल एन के वन बाई के टू बाई डी टी बराबर हो गया ए टू माइनस सी वन अपॉन आर टी स्क्वायर। प्यारे साथियों यहां से इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ये हमने लिखा कि डी एल एन के वन बाई के टू अपॉन डी टी का मान बराबर हो गया ए टू माइनस ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको यहाँ पे मैं देखिए इस प्रकार से लिख सकता हूं डी एल एन के वन बाई डी टी माइनस डी एल एन के टू बाई डी टी ये बराबर होगा प्यारे साथियों यहां से ए टू बाई आर टी स्क्वायर माइनस का ए वन बाई आर टी स्क्वायर। क्लियर है यहां से डी एल एन के वन बाई डी टी माइनस डी एल एन के टू बाई डी टी बराबर हो गया ए टू बाई आर टी स्क्वायर माइनस ई वन बाई आर टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है इसे मान लेते 5 नंबर हमें प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन को हम यहां से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सेपरेट इक्वेशन 5 इन 2 पार्ट्स। इक्वेशन जो 5 इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो ये लिख सकता हूं डी एल एन के वन बाई डी टी बराबर होगा माइनस का ई वन अपॉन आर टी स्क्वायर और प्लस का एक्स। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं डी एल एन के टू अपॉन डी टी बराबर होगा माइनस ए टू अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस का एक्स। इक्वेशन नंबर 7। तो यहां से हमें दो इक्वेशन प्राप्त हुई डी एल एन के वन बाई डी टी बराबर हो गया माइनस ई वन अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस एक्स और डी एल एन के टू बाई डी टी इक्वल टू माइनस ई टू अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस एक्स। इसके बाद क्या करते हैं इक्वेशन जो नंबर आपका 6 एंड 7 इसका समाकलन करते हैं। इंटीग्रेशन इक्वेशन 6 and 7 minus e1 upon rt square then we and get minus e2 upon rt square की जगह पॉजिटिव समीकरण 6 और 7 का समाकलन करने पर यहां से हमें क्या प्राप्त होगा प्यारे साथियों एल एन के वन का मान बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस का ए वन अपॉन आर टी प्लस का ए। इक्वेशन नंबर 8 हो गया। इसी प्रकार से एल एन के टू बराबर होगा
माइनस A2 अपॉन RT और ये प्लस का A, इक्वेशन नंबर 9। तो समीकरण 6 और 7 का हमने समाकलन यहाँ पे किया प्यारे साथियों, इंटीग्रेशन यहाँ पे किया और इंटीग्रेशन करने पर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ ln k1 इक्वल टू माइनस A1 अपॉन RT प्लस A और ln k2 इक्वल टू माइनस C2 अपॉन RT प्लस A। इक्वेशन 8 और 9 से यहां से हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, 8 और 9 नंबर से यहां पे हम लिख सकते हैं, 8 और 9 नंबर से यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 देन वी गेट, 8 और 9 से हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 8 और 9 से लिख सकते हैं K1 का जो मान होगा ये बराबर होगा प्यारे साथियों, K1 का मान बराबर होगा AE माइनस E1 अपॉन RT, ये 10 नंबर आपका हो गया। इसी प्रकार से K2 का मान बराबर होगा AE माइनस E2 अपॉन RT, ये आपका 11 नंबर हो गया। अब यहां से हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है प्यारे साथियों, K इक्वल टू AE माइनस E1 अपॉन RT और K2 इक्वल टू AE माइनस C2 अपॉन RT। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 10 and 11 we can written as, इक्वेशन 10 एंड 11 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्यारे साथियों, K का मान बराबर होगा AE माइनस EA अपॉन RT। K का जो मान होगा ये बराबर होगा AE माइनस EA अपॉन RT। इसी को हम प्यारे साथियों कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है? अब देखिएगा यहां से प्यारे साथियों, K क्या कहलाता है, K यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है, K यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है। A यहाँ पे प्यारे साथियों फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है, आवर्ती कारक कहलाता है। E यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। R यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। प्यारे साथियों T यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो फैक्टर होता है प्यारे साथियों, इसको आवर्ती कारक कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर को क्या कहा जाता है, आवर्ती कारक कहा जाता है। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 12 हमें प्राप्त हुई है प्यारे साथियों, इक्वेशन नंबर 12 जो हमें प्राप्त हुई है, इसको क्या कहा जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आप सभी को ध्यान रखना है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, तो आप सभी बताएंगे। आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है वो होता है K इक्वल टू AE माइनस C अपॉन RT, जहां पे K रेट कांस्टेंट कहलाता है, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर आवर्ती कारक कहलाता है, A यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, R गैस कांस्टेंट या रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है और T टेम्परेचर कहलाता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था प्यारे साथियों, आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस जो इक्वेशन है, इस पे टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं। आशा करता हूं आज को आपकी जो क्लास है आज की वो पसंद आई होगी। आप सभी जो हैं प्यारे साथी एके केमिस्ट्री फ्रेंड से आप जुड़े हुए हैं, उनका मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो प्यारे विद्यार्थी एके केमिस्ट्री फ्रेंड पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनका भी मैं अमित यादव स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का कंटेंट आपको यहाँ पे निरंतर अवेलेबल करवाया जाएगा। आप सभी कमेंट किया करें, वीडियो देखा करें। इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्यारे साथियों, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करें। आपके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं आप उनको देख सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो।